और दीक्षा, क्या चल रहा है चैप्टर अभी स्कूल में? स्कूल में रोटेशन चल रहा है। रोटेशन शुरू हो गया? मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। और उस दिन से 3 बच्चे आए थे और सर ने पूरा वर्क एनर्जी पावर खत्म कर दिया। चलो कोई नहीं, हो तो हम यहाँ ढंग से कर लेंगे। रोटेशन के मैं तुम्हें ना वो शेयर कर दूंगा, या तो नोट तो मैंने शेयर कर ही दिए थे जो आएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। प्लस आई ऑल्सो शेयर द, अपनी मेल आईडी मेरे को दे देना। तो आई शेयर द क्लासेस लास्ट ईयर की ना रोटेशन की, उनको व्यू कर लेना फिर तुम। लास्ट ईयर के फिजिक्स की हाफ ईयरली में 75% ऑफ द ग्रेड फेल हो गया था। हम्म। यू डोंट वरी, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फ्रिक्शन कर रहे थे ना? फ्रिक्शन कर लिया था मैंने। आई टोल्ड यू अबाउट एंगल ऑफ रिपोज, याद आ रहा है? हम्म। एंगल ऑफ रिपोज और वाज, ना फिजिक्स का मिड टर्म 10 सितंबर को। ओके, व्हाट डेट 10 सितंबर। एंड सिलेबस? और रोटेशनल मोशन ओके, का। सो एंगल ऑफ रिपोज इज tan लैम्डा विच इज म्यू। अब एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन ये होता है दैट प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज द सेम एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिखो, शो दैट एंगल ऑफ रिपोज is the same as angle of friction. So we already know that angle of repose होता है tan lambda equal to mu. What is angle of friction? उसकी बात करते हैं. Now, if you place an object on a rough surface and suppose the object is trying to move this way, the object is likely to move towards right. तो friction force किधर लगेगा? Friction force would be acting in the opposite direction, है ना? Normal reaction would be vertically upward, and mg would be acting downward. So as such, this is total reaction force called R. What is R? Total reaction force. हम्म, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। टोटल रिएक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है, इसीलिए इट इज इन बिटवीन द टू। आर इज टोटल रिएक्शन फोर्स। So the angle between total reaction force and normal reaction। जी तुम अपना पेपर शेयर करना ग्रुप में, फिजिक्स का दोनों साइडेड। हाँ जी ठीक है। सो जिस साइड का तुमने अटेम्प्ट किया वो तो सही हुआ होगा। हाँ और उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, बस ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क का। उसमें एक पार्ट था कि एंगल ऑफ फोर्स को डिफाइन करो वो तो और हमने फिर कर प्रूव दिया। करो, तो मैं प्रूव नहीं कर पाई, मैंने डिफाइन कर दिया तो उसमें 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन तो लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन is the angle between total reaction force, total reaction force and normal reaction. It is the angle between total reaction force and normal reaction. तो इनफैक्ट जब भी रफ सरफेस होता है तो वहां पे रिएक्शन फोर्स लगता है, एंड दिस रिएक्शन फोर्स हैज 2 कंपोनेंट्स, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ 2 डायरेक्शंस में। सो इफ आई रिजॉल्व आर along theta, if I resolve r along the theta, तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा। किसी भी फोर्स का कंपोनेंट
वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ हमेशा आर कॉस थीटा होता है, एंड दूसरा कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, आर sin थीटा. If you resolve a vector into two mutually perpendicular directions, then component in the direction along the theta is always cos component, and the other component is always sin component. अच्छा, क्या हुआ नंदिनी? सर मैं सो रही थी। चलो अच्छा, तुम सोती रह जाओ. नहीं सर, वो आज स्कूल में स्टे बैक था तो ना दिया। तो आर के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, टोटल रिएक्शन फोर्स था आर cos थीटा एंड आर sin थीटा. अब जरा देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो आर cos थीटा will be basically equal to n, and जो r sin theta है that will be equal to f. R sin theta will be equal to friction force. We are resolving total reaction force into two directions. थीटा के साथ कंपोनेंट cos हो गया, दूसरा वाला sin हो गया. और तुम्हारा केमिस्ट्री कैसे हुआ नंदिनी? सर अच्छा था, ठीक था। ठीक है. फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? सर मुझे आप डेरिवेशन नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, जो मैंने डेरिवेशन बताया था आ गया वो केमिस्ट्री. मैम ने डाला नहीं था डेरिवेशन, पर उन्होंने दे दिया, वो चलो, आउट ऑफ सिलेबस था। चलो ठीक है. सो 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं. तो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू एफ बाय नॉर्मल रिएक्शन. आर से आर कट जाएगा. tan थीटा, व्हाट इज एफ? एफ होता म्यू इनटू एन, है ना? सो tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू म्यू. सो दिस प्रूव्स दैट एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल. tan लैम्डा भी म्यू था, tan थीटा भी म्यू आ गया. दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल. आज की गुड न्यूज मालूम है ना तुम्हें? नहीं सर, क्या? क्या है बताओ? आज 2 घंटे की क्लास है. क्या? कार्निवल, फिजिक्स कार्निवल. क्यों? 2 hours class, longer class, so that I can practice more question. ठीक है? मेरे को अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है, स्ट्रांग बनाना है. फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल करोगे उतना बेटर है. सो वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आ सकता है, वो ये है कि प्रूव दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग. कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो. लिखो, ऑन a rough surface on a rough surface prove that pulling is easier than pushing. Prove that pulling is easier than pushing. और काव्य मार्क्स मिल गए फिजिक्स के? So I got 20 on 25. ओके. हाईएस्ट तो 25 है, कितने हैं? Highest is 21 or 22. चलो ठीक है, यू आर नियरिंग दैट. In my class. ओके. In the other class, I think it's 24. नेक्स्ट टाइम, there's always a next time. There's always a next time, but ये नहीं कि always, उसको always मत बना देना. अगली बार का मतलब अगली बार तुम्हें अच्छा करना है और भी. तो लेट्स सी व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग. डायग्राम एंड द फॉर्मूले से हम इसको प्रूव करेंगे दैट्स इजियर टू पुल देन पुश. तुम्हें क्या लगता है, ये ऐसा होगा या नहीं होना चाहिए? अब तो प्रूव ही कर रहे हैं तो होना ही चाहिए, नहीं? अब इस क्वेश्चन का आंसर. सिचुएशन नंबर 1,
pushing. Suppose there's a rough surface on which an object placed of mass m, and we are applying a force to push it. Force applied by us. It's a rough surface which has a friction on it. Normal reaction. Suppose ये एंगल थीटा ले लेते हैं. फ्रिक्शन किधर लगेगा? मोशन के ऑपोजिट. The friction force is like this because likely motion is towards right. mg is downward. डायग्राम बना लो. You Sir, try to push something by force F. हाँ बोलो. हम push force ऐसे कैसे लगाएं? और कैसे लगाओ? किसी चीज को पुश करना है. सीधा नहीं लगता. सीधा कैसे? ऐसे हाँ. नहीं. नॉर्मली तुमने देखा होगा, आइसक्रीम वाले को देखा Therefore, होगा, I understand ऐसे कर सकते हो. एट एन एंगल पे पुश करते हैं हमेशा. Oh, okay. If there's like a rod though. या सो इट्स ऑलवेज एन एंगल ना. लेकिन सर अगर कोई सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो फिर तो उसको सेंटर से ही पुश करते हैं. हाँ बट नॉर्मली जो ट्रॉली होती है, कार भी होगी, अगर तो तुम सीधा नहीं पुश करो, थोड़ा सा एट एंगल यू पुश इट, सो वी हैव टेकन सम एंगल थीटा. अब ऐसा करते हैं, एफ को रिजॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ. वन कॉम्पोनेंट वुड बी एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला, एंड द अदर कॉम्पोनेंट वुड बी डाउनवर्ड विच इज एफ साइन थीटा. एफ को मैंने रिजॉल्व कर दिया. I have resolved f into two components. और मैं इसको वापस बना रहा हूँ डायग्राम को. I'll show forces only in two directions. Sorry, normal reaction लग रहा है. This is f sin theta vertically downward, friction force towards left, and this is f cos theta, and another force is mg. यही है सारे फोर्सेस. बिकॉज एफ जो हमने पुश करने के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया. इसको मैं दोबारा नहीं शो कर रहा. Since the body is in motion, constant velocity can assume zero acceleration, forces must balance. ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस देखो क्या क्या हो रहे हैं. नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा. ये होगा. Just concentrate on the forces on the vertical direction. I have balanced the forces. The normal reaction is mg plus f sin theta. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज म्यू इनटू एन, है ना. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? म्यू टाइम्स एन. एन इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा. इसको बॉक्स में डाल दो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो मतलब वाइल पुशिंग फ्रिक्शन फोर्स इतना लगता है. So if you push something, अच्छा सर, आपने वो उस एंगल को एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा के एफ उसमें. हाँ रिजॉल्व कर दिया. एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन. ओके. जब भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, थीटा के साथ वाला कॉस होता है. वेक्टर, एनी वेक्टर फॉर दैट मैटर. अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, पुलिंग वाला. सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं. सेम ऑब्जेक्ट, we pull by the same force F, normal reaction N. इधर मोशन होगा इसका, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा जैसे पहले लग रहा था. दिस इज एम जी, एंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा, वहां भी थीटा था. इतना डायग्राम बना लो. दिस इज पुलिंग.
अगेन वी रिजॉल्व द फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स को रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में. सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, वर्टिकली अप हो जाएगा एफ साइन थीटा. एंड दिस आई शो अगेन ओवर हियर ताकि क्लैरिटी हो जाए फोर्सेस की. नॉर्मल रिएक्शन एफ साइन थीटा एम जी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है. तो इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होंगे, क्या इक्वेशन बनेगी? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं ना. equals to mg minus f sin theta. यस, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा. और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन. एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन फोर्स जाएगा म्यू इंटू एन विच इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा. लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. इक्वल टू mg कैसे हुआ? वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है ना वो वर्टिकली F डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है. तो दोनों and फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे ना, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स. F sin theta is smaller than mg. एफ साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, एम जी डाउनवर्ड है. भाई ऑब्जेक्ट अच्छा, उड़, ओ ओके ओके, जब हम ठीक किसी है. बॉडी को पुल कर रहे हैं तो हवा में नहीं हम्म, उछाल रहे हैं उसको. हम्म. वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा लग रहा है. पुशिंग में कम, पुशिंग में ज्यादा लग रही है, पुलिंग में कम लग बस दैट्स द रीजन. फ्रिक्शन फोर्स इज मोर बिकॉज एम जी में एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, जबकि पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया ना तुम्हारा. पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई पुशिंग इज डिफिकल्ट देन पुलिंग. लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा उस केस में दोनों सेम होंगे, ठीक है. इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को एक्सेलरेशन भी निकालना होता तो कैसे निकालता मैं बॉडी का? बैलेंस करके इक्वल टू एम ए कर तो देते. ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने मोशन कर लिया था. मैं पहले पुशिंग की बात करता हूँ. सपोज आई वांट टू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन. सपोज द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विद ए. तो अब मुझे बताओ इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? एफ कॉस Cos थीटा theta minus f equals to माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ हमारे पास ऑलरेडी था, उसको डाल देते हमारा ए आ जाता है ना. इस वाले में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करता मैं? कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? राइट वाला, एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ हमारे पास ऑलरेडी था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, एक्सेलरेशन आ जाता. सो यहाँ पे मैं सिर्फ ये प्रूव करना था कि पुशिंग इज मोर यू नीड टू मोर पुट अ मोर एफर्ट. हमने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन निकाल के फ्रिक्शन फोर्स निकाला था. अगर एक्सेलरेशन में निकालना तो हम ये यूज कर सकते थे. सर, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें हॉरिजॉन्टली भी करना है या नहीं? नहीं, इज नो नीड. हॉरिजॉन्टल नहीं करना, यहाँ तक खत्म कर दो. बिकॉज फ्रिक्शन बताने में ज्यादा है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ये है. ठीक है, लिख लिया. मोशन इन वर्टिकल सर्कल. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड वी आर रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल लाइक दिस. एंड यू नो दैट किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए वी नीड टू हैव
centripetal force, force acting towards center of the motion. The force acting towards the center of the motion is called centripetal force. तो centripetal force हमेशा towards center of motion लगता है. तो an object of mass m is rotated in a vertical circle of radius r. A पे सपोज की वेलोसिटी va है, B पे उसकी वेलोसिटी vb है, C पे वेलोसिटी vc है. This is moving in vertical circle. मुझे ए पे बताओ क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा. ए पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो. एट पॉइंट ए व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग. mg एक्टिंग डाउनवर्ड हो गया. टेंशन इन द रोप लगेगा बिकॉज जब तक वो रोप टाइट नहीं होगी, यू सी, जब किसी चीज को तुम घुमाओगे तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग लगता है, एंड दैट टेंशन फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तभी जब जाके बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है. तो व्हाट इज टी ए. टी ए इज टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग. So if it was in circular motion without a string, would that just be centripetal force? Yes, anything which is moving a circular path requires centripetal force, and centripetal force is a force which basically acts towards the center of circular motion, and it is mass into centripetal acceleration. जैसे कि सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स. मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज प्रोवाइडिंग the required centripetal force. Electrons are revolving around nucleus because electrostatic force of attraction between them is providing centripetal force. The moment force they stop rotating, it will jump into the earth. Moon will jump into the earth. Earth will move into the sun, and so on. So this is TA and this is mg. ये लग रहा है. अब क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन किधर है? Towards center of the circle. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर रखता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल. तो एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. से द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ. तो क्या इक्वेशन बनेगी? टेंशन फोर्स माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टेंशन फोर्स इक्वल टू mg प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा? va². याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज v²/r, है ना? तो mva² आ गया. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, ω²r. और इफ यू रिकॉल मोशन 2D में हमने ये किया था, v²/r और ω²r. अब जरा बी पे देखो क्या हो रहा है. बी पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा? अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, TB. mg डाउनवर्ड लगेगा बिकॉज वर्टिकल सर्कल मोशन है. तो टुवर्ड्स द सेंटर हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग? ओनली वन फोर्स, TB इज एक्टिंग. तो बी पॉइंट पे सिर्फ TB एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो TB कितना हो जाएगा? mv²/r. This is at B. C पे क्या होगा?
सी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं टुवर्ड सेंटर? mg भी लग रहा है डाउनवर्ड, और टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टीसी भी डाउनवर्ड लग रहा है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज ऑल्सो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। mg एंड tc बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए कितना है? वी सी स्क्वायर बाय आर। इनमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे। वी जस्ट अप्लाइड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। एफबीडी के तुम बॉस बन गए, अब तो तुम्हें आता ही है सब कुछ। क्यों दिव्शा? नहीं क्यों? हाँ, मैंने ना ये 5th चैप्टर के साथ पढ़ा था, तो उसमें हमने एनर्जी से किया था, तो अच्छा, अब क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है, अगर जैसे जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है ना। ग्रेविटी में अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाती है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, then the question might be there that what should be the minimum velocity by which it should rotate so that it completes the vertical circle, because अगर हमने बहुत इसको स्लो कर दिया तो क्या होगा, पार्टिकल कहीं ना कहीं बीच में गिर जाएगा, वो पूरा सर्कल रोटेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है, what should be the tension or the minimum velocity at the bottom so that it completes the vertical circle? लिखो, लिखो find tension and the velocity, find tension and the velocity at the bottom of, at point A लिख लो, at point A, so that it just completes, the vertical circle, so that it just completes the vertical circle। तो अगर it just complete the vertical circle, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो विल अप्लाई दिस, टी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका टेंशन जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, बट वो कंप्लीट कर लेगा सर्कल को। तो वो जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगी, इक्वल टू जीरो डाल के देख लेते हैं। तो एम वी सी अगर स्क्वायर वह बाय आर। जीरो होगा तो क्या होगा? हाँ, अगर जीरो होता है तब क्या होता है? मतलब यहाँ पे वर्ट अगर जीरो यहाँ पे आके जीरो होगा तो कंप्लीट सर्कल वो कर लेगा कंप्लीट। उससे पहले अगर जीरो होगा तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा वो, बिकॉज जब तक रोप टाइट है, स्लैक नहीं है, वो मूव कर रहा है टेंजेंशियली मूव, उसकी लेकिन वेलोसिटी सर टेंजेंट। जीरो पे हाउ कैन इट बी टाइट? वो लिमिटिंग केस है ना, मतलब इट्स नॉन जीरो, इट्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, बट लिमिटिंग केस हमने मान लिया, तो उसको हमने ऑलमोस्ट जीरो इक्वेट कर दिया। क्या आ रहा है यहाँ से जरा देखो, वीसी कितना आ गया? So the velocity at the topmost point is this much to just complete the vertical circle. अब प्रॉब्लम ये है कि तुम वी ए कैसे निकाल वी ए और वी ए कैसे निकालो, वी बी कैसे निकालोगे, टी ए और टी बी कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें यहाँ पे मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वन डायमेंशन मोशन कम कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टू तो आर, है ना? तो कैन आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? That is VC square is equal to VA square minus 2G 2R. I've used third equation of motion. Minus sign क्यों है? Because gravity is downward, particle is going up.
तो फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट पे वी सी है, इनिशियल वेलोसिटी ए पे वी ए है, एक्सेलरेशन जी माइनस जी हो गया, और एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर टू आर। इस इक्वेशन में तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, वीसी को, वीसी कितना था, अंडर रूट आर जी। We get the result for VA. √5G. Remember this. So minimum velocity at point A so that a particle just complete the vertical circle is under root 5 rg. और टेंशन भी निकाल लो ए पे, टी ए निकालो कितना आ रहा है जरा देखो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो वी ए। 6 mg. So if you substitute this VA in equation 1, तो TA would be mg plus mva square by r. R. हाँ ठीक है, आर से 8, तो 6 mg हो गया ना। सो नाउ यू कैन सी दैट मैक्सिमम टेंशन जो होता है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो हमेशा कहाँ पे होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अगर रोप ब्रेक होगी, इट इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द बॉटम। तो एक बार 2A स्ट्रेसेस समझा दो कैसे है। ये वाला, हाँ दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिटवीन ए एंड Just सी। read this. ठीक है, यहाँ से पार्टिकल चल रहा है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है आर प्लस आर टू आर, फाइनल वेलोसिटी वी सी, इनिशियल वेलोसिटी वी है, हम्म एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ग्रेविटी तो ए को माइनस जी डाल दिया, ओके तो वी सी स्क्वायर इक्वल वी ए स्क्वायर माइनस टू जी, एस की जगह टू आर आ गया, डिस्प्लेसमेंट टू आर है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वीसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अंडर रूट हट जाएगा, आर जी आ गया, इसको धर लिया, अंडर रूट ले लिया। तो इफ a particle is just completing vertical circle at the bottommost point, velocity would be under root 5 rg, tension would be 6 mg, topmost point velocity would be under root rg, tension would be 0. Can you find TB and VB also? Can you find TB and VB in terms of VA? RG के टर्म में निकाल लो। वही थर्ड इक्वेशन यूज करो, use third equation of motion between A and B. Between A and B, third equation of motion use कर लो, तो VB स्क्वायर इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस 2, A की जगह जाएगा माइनस जी, S की जगह आएगा R। हमने R क्यों लिया? R is the vertical displacement. But A and B तो are at 90 degrees. Shouldn't it be √2R? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? Oh, R. हाँ, डिस्टेंस है 2πr/4 बट डिस्प्लेसमेंट इज आर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाता, डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल की मोशन कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था वो ऐसे जाता है, पर वर्टिकल में तुम एच ही लेते हो ना, ये वाला नहीं लेते। याद आ रहा है, वर्टिकल मोशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लोगे। सिंस वी आर कंसिडरिंग ओनली वर्टिकल मोशन, वी ए स्क्वायर, वी ए कितना था, 5GR. 5 आर जी। तो ये भी तुम्हारा आंसर आ चुका है, वी बी इज अंडर रूट 3 आर जी। तो जब पार्टिकल जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है तो मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट 3 आर जी। और टेंशन कैसे आएगा, टेंशन के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में,
3 जी। राइट, ठीक है। हमारे स्कूल में हमें ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिखाया है। कोई बात नहीं, वो डिफिकल्ट होता है इससे थोड़ा, इजी है। देखो इसी इक्वेशन को ना मैं अगर हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारी एनर्जी बन जाएगा, देख लो ये। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय हाफ एम बोथ द साइड्स, इट बिकम एनर्जी वाला। सो दिस इज, सो अगर a rope or a string is most likely to break, तो कहाँ ब्रेक होगी वो? एक पे। ए पे, बिकॉज यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है, यहाँ पे लीस्ट टेंशन है, ठीक है। टेंशन सी पे नहीं है। हाँ, लीस्ट टेंशन सी पे है। यस, जीरो, जीरो सी पे ही है। बी पे तो 3 mg हो गया ना। इसमें कोई डाउट है? जिया, नंदिनी, काव्या, शौर्य, सम्मित, ठीक है। राइट, नेक्स्ट लिखो कॉनकरेंट फोर्सेस, और ऐसा लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज लिख लो, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर कॉनकरेंट फोर्स। In the paper, do we get इसका derivation or do we get numerical based on this? किसमें? A motion in a vertical circle. दोनों आ सकता है, डेरिवेशन तो नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। इस पे एनसीईआरटी में है भी, टेंशन का फॉर्मूला पूछ लिया, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, दे माइट गिव सम वैल्यू ऑफ टेंशन, दे आस्क यू, यू नो, विल द विल इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल और नॉट। जैसे कि सपोज किसी पार्टिकल का मास है 1 kg, है ना, और ग्रेविटी उन्होंने दे रखा है से 10, ले लो, एंड टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट तुमने दे दिया उन्होंने, कि सपोज ये है 70 Newton, and they'll ask the question, will it complete the vertical circle or not? वैसे टेंशन कितना होना चाहिए एट द जस्ट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल? 6 mg। 6 mg, 6 mg, 6। 60 होना चाहिए। ये टेंशन ज्यादा है तो डेफिनेटली वर्टिकल सर्कल वो कंप्लीट करेगा, लाइक दैट। ये वेलोसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 0.5 मीटर, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट इज बिन गिवन टू यू, ठीक है। वो दे रखी है सपोज तुम्हें 20 मीटर पर सेकेंड, विल इट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल और नॉट? तो हमें मालूम है मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, अभी किया था तुम लोगों ने, 3 gr। 3√3 rg होता है, तो वेलोसिटी शुड बी एटलीस्ट इतना, इससे ज्यादा, 3 rg। तो ये आएगा 5 15 √15 आ रहा है, तो बहुत, तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कल। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यू नो। तो आपने कौन कौन कर रखा है? कोई बात नहीं, तुम समझ गई ना। तो अब सपोज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, पी, क्यू, एंड से आर, the 3 forces acting on a body, and these 3 forces are passing through the same point, and the body is not accelerating, it is in equilibrium, it is in static equilibrium. So if 3 concurrent forces are acting on a body and the body is in static equilibrium, इसका मतलब क्या हुआ? The forces are basically balancing out. इसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि मैं इन सब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लूं, है ना, और रिजॉल्व करके इन वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर दूं इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर दूं इक्वल टू जीरो। एक तरीका तो वो होता है। दूसरा होता है कि वी कैन यूज लामीज थ्योरम। व्हाट इज लामीज थ्योरम? सपोज ये एंगल है थीटा, ये एंगल है
फाई, और तीसरा एंगल है कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा प्लस फाई. सो इधर यू कैन यूज लामीज थ्योरम. व्हाट इज लामीज थ्योरम? कराया स्कूल में ये? हाँ। कराया ना? हम्म। तुम्हें रिजॉल्व करके कराया होगा. फिर लामीज थ्योरम अगर नहीं करा तो रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, वो भी कर, दोनों मेथड से करेंगे हम. तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. अगर तीन कॉनकरेंट फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मतलब उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, देन ईच फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस. तो अगर मैं P का डिनोमिनेटर क्या होगा, P को अगर मैं ले रहा हूं तो P के अलावा दो फोर्स कौन से बचे, आर एन क्यू. आर एन क्यू के बीच का एंगल कितना है, थीटा. तो मतलब P डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू क्यू. क्यू को अगर मैं ले रहा हूं तो रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन से हो गए, P एंड R, उनके बीच का एंगल कितना है, फाई. सो डिवाइड बाय साइन फाई कर दो. एंड आर जब मैंने ले लिया तो बाकी आर का मतलब रिमेनिंग टू फोर्स है P एंड Q, उनके बीच का एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा प्लस फाई. तो इफ आई टेक ओनली मैग्नीट्यूड, हालांकि साइन 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगा तो ये बन जाता है वो. तो दिस इज लामीज थ्योरम. फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर रिजल्टेंट फोर्स, एक बार स्टेटमेंट फिर से बता दो. देखो, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, if three concurrent forces are if three concurrent forces are in equilibrium, ब्रैकेट में लिख लो नेट फोर्स जीरो, ब्रैकेट में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, देन each force is proportional to each force is proportional to sine of the angle, sine of the angle between the remaining two forces. Each force equals to or proportional to sine of the angle between the remaining two forces. तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो रेशियो कांस्टेंट आ जाता है. तो इफ वी वांट टू यू सॉल्व इट बाय यूजिंग लामीज थ्योरम, ये भी कर सकते हैं. अदरवाइज नॉर्मल रिजॉल्व करके भी हम वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे. मैं तुम्हें रिजॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे. मान लो ये सिचुएशन आ रही है, तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर. एक फोर्स को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया. मैं लामीज थ्योरम नहीं अप्लाई करना चाह रहा, मैं इसको रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ. डायग्राम बनाओ. सो विदाउट यूजिंग लामीज थ्योरम यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब रिजॉल्व नहीं कर, मतलब वो लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे, रिजॉल्व करके सॉल्व कर लेते हैं. क्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसको रिजॉल्व किया तो कौन सा कॉम्पोनेंट हो जाएगा, आर कॉस थीटा. ये हो जाएगा, सॉरी, क्यू कॉस थीटा. दिस विल बी क्यू साइन थीटा. क्यू को मैंने हटा दिया बिकॉज आई हैव रिजॉल्व क्यू इनटू टू कंपोनेंट्स.
फिर अब आर्क क्या बचा, पी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज पी इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस। आर को रिजॉल्व करो। आर का कंपोनेंट फाइव के साथ कितना हो गया, आर कॉस फाइव एंड दिस इज आर साइन फाइव। इसको भी हटा दो। अब तुम्हारे सारे फोर्सेस या तो वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हुआ ना जिया। फोर्सेस आर नाउ लिमिटेड टू वर्टिकल डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। नंदिनी बता ना, वर्टिकली अप डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, ठीक है। और वर्टिकल डाउन में कौन से हैं, आर साइन थीटा। आर साइन फाइव। हाँ, आर साइन फाइव। इक्वेशन नंबर वन आ गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, जिया, राइट। आर कॉस फाइव और क्यू कॉस थीटा। आर कॉस फाइव टुवर्ड्स लेफ्ट है इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा। पी भी है ना, बस फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो इस बार हमने, बात वही है, इसमें मैं लामीज लगाता हूँ, ठीक है। अगर इसमें लामीज लगाऊं तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा। लामीज अगर मैं अप्लाई करता तो क्या बनता, पी डिवाइड बाई, अब बताओ, पी के अलावा दो फोर्स और दूसरे थे क्यू एंड आर, उनके बीच का एंगल कितना कितना है, क्यू और आर के बीच का एंगल बताना। 90 प्लस ये है 90 माइनस थीटा, है ना। ये 90 था, 90, 90 माइनस थीटा वन प्लस एट, हाँ 90 प्लस 180 प्लस 5। 180, नहीं नहीं, ये 90 90 माइनस थीटा, थीटा। ये है वही 90, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 5, ये आ जाता। क्यू डिवाइड बाई क्या होता, क्यू आर और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हम। ये कितना एंगल है, 90। 180 माइनस 5, 180 माइनस 5 तो हो गया ना ये। हाँ, और आर जब लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा। बस दिस इक्वेशन एंड दैट विल बी द सेम। लुक एट दिस, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन ही होता है। तो क्यू बाई साइन फाइव इज इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। ये आ रहा है, इसमें जरा देखो, क्यू साइन थीटा को आर साइन फाइव आ रहा है ना, ये और ये सेम है, तो दोनों से सेम रिजल्ट सेम आंसर फाइनली तुम्हें को मिलेगा। अब न्यूटन्स लॉज का असाइनमेंट है सबके पास। तो पिछली बार दिया था ना लॉज ऑफ मोशन का, मैं शायद। सिर्फ फ्राइडे को क्लास हो, हम्म। फिर विल वी हैव क्लास ऑन फ्राइडे। फ्राइडे क्या है इस बार, इंडिपेंडेंस डे है फ्राइडे को है सैटरडे को है। फ्राइडे। अच्छा, मतलब लॉस हो जाएगा क्लास का। फ्राइडे है तो नहीं होगी, बट आई थॉट इट्स ऑन सैटरडे, कैसे हो। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी की छुट्टी है, कब, सैटरडे। अच्छा नहीं सैटरडे तो हम फुली पैक्ड, सैटरडे तो क्लास है वहाँ पे साउथ सेंटर में, यहाँ भी है। अच्छा। बट आई थॉट कि फ्राइडे 15 अगस्त सैटरडे को है। We're getting a छुट्टी from school, so it's on Friday. नहीं तो मैं क्लास नहीं ले सकता ना यहाँ से, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट द बिल्डिंग इज शट। उस दिन एसी वैसे कुछ नहीं चलता यहाँ पे, इज कॉमर्शियल बिल्डिंग ना, गुड़गांव सेंटर इज कॉमर्शियल बिल्डिंग। वो उनका ऑलरेडी नोटिस आ जाता है पहले ही, नो एसीज नथिंग विल वर्क ऑन हॉलीडेज। ये तो किसी और दिन कुछ कर लेंगे, देखेंगे आप। असाइनमेंट मिल गया, दिखाओ, मिल गया असाइनमेंट।
क्वेश्चन 146 147 करेंगे असाइनमेंट का। 146 147। फिर आप उसका पीडीएफ भेज दो सर। किसका? उसका भेजा नहीं है मैंने ये। भेज दी है। है ग्रुप में यहीं पे है। इसको दोबारा लाइक सेंड दोबारा सेंड कर दो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। फिर मिल गया। मिल गए? 146 16। 146। ओके थैंक यू। 146 147। कब भेजा था मैंने ये? कौन से डेट में? अच्छा ये रहा ना। ठीक है। So whether you want to apply Lami's theorem or whatever you decide, because अगर लामीज थ्योरम नहीं किया तो नॉर्मल मेथड से कर सकते हो। अगर वहाँ मेंशन है लामीज से करना है तो बात अलग है। नॉर्मली स्कूल में कराते नहीं है, रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को ना। तो तुम नॉर्मल एफवीडी बना लो, रिजॉल्व करके सॉल्व कर लो। तो मोशन इन 1D का तो सब लोगों ने टेस्ट दे दिया ना अब? नेक्स्ट टेस्ट वुड बी लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन आज फिनिश हो जाएगा। कब देना है? 15 अगस्त को ही दे दो तुम लोग, नहीं? ऑनलाइन। इंडिपेंडेंस डे। नंदिनी खुश है? सर किस चीज का? लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर अभी क्यों ले रहे हो? फिर कब देना है? मंडे? सर मेरे अभी प्रैक्टिकल्स होंगे वो तो या ऐसे चलते ही रहेंगे सब, किसी के प्रैक्टिकल, किसी की शादी है, किसी के सर यहाँ अब कुछ तो हो रहा है, मिड नहीं? टर्म होने वाले हैं। शौर्य के यहाँ पार्टी के समित की सिस्टर आई हुई है, तो कभी हो ही नहीं पाएगा टेस्ट जिंदगी में। वेडनेसडे को दे दो फिर, ठीक है? और जो लोग पहले दे सकते हैं वो पहले दे देंगे। दीक्षा तुम तो पहले दे दोगी ना? और मेरे को मेल आईडी शेयर करना ग्रुप में या वैसे अलग से। आई शेयर यू द उसके लेक्चर्स, रोटेशनल के। मैंने यूट्यूब पर देखने का ट्राई किया था बट उसमें से मैथ्स का 11th का और फिजिक्स का नहीं मिल रहा। नहीं वो है ही नहीं अभी, लेटेस्ट नहीं हुआ ना उसमें अभी। लास्ट ईयर वाला मैं तुम्हें अलग से शेयर कर दूंगा, मेरे ठीक है। पास है वो, रोटेशनल। क्योंकि वर्क पाने नहीं तब तक ढंग से हो जाएगा हमारा। आज ये खत्म हो ही रहा है। चलो ट्राई कर लो, इसको खत्म करो अभी। रिमेंबर दैट फोर्स का एक और यूनिट होता है 1
किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली 1 ग्राम फोर्स होता है सीजीएस यूनिट में, इट इज 980 डाइन और अप्रोक्सीमेटली 1000 डाइन। लिख लेना। kg force is a unit of force and 1 kgf is 9.8 newton or 10 newton. Similarly 1 gram force is 980 dyne और 1000 dyne, और न्यूटन और डाइन में रिलेशन तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, 10⁵ डाइन इज 1 न्यूटन। ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं इसको रिजॉल्व करके कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और वर्टिकल लाइन को मैंने वाई एक्सिस ले लिया। दिस टेंशन इज T2, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो गया 60, अगर ये 30 है तो कितना हो गया 30, ठीक है। चाहो तो इसको अलग से दोबारा डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पे, यहीं पे रिजॉल्व कर लो पहले। तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया T2 का, T2 cos 60, और ये हो जाएगा T2 sin 60। इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। T1 का 30 के साथ कंपोनेंट T1 cos 30 हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट T1 sin 30 हो जाएगा। तो मैंने T1 को भी रिजॉल्व कर दिया। सो आई हैव रिजॉल्व बोथ द फोर्सेस। शौर्य वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं बताओ। वर्टिकली अपवर्ड T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, और सिंप्लीफाई कर लो T1 प्लस √3 T2 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1, बैलेंसिंग द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, आई गॉट दिस। सबमिट, आंसर आ गया। नेक्स्ट करो फिर। चाहो तो इसी को तुम लामिस थ्योरम से कर लो, अच्छा रहेगा। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। तो T1 cos 30, cos 30 बोले तो √3/2, cos 60 इज 1/2, सो T1 √3T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2, चुपके से T2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 आ जाएगा। आ, क्या आ गया। आ गया? लामिस से भी कर लो। नहीं क्यों? तुम्हें तो लामिस कराया, क्वेश्चन आ गया यूजिंग लामिस थ्योरम सॉल्व, तो टीचर इसमें तुम्हें अंडे दे देगी। अंडे की ऑमलेट भी नहीं खा सकते तुम्हें तुम, नहीं। तो मेरे स्कूल वाले फिजिक्स सर भी ऐसे ही बोलते हैं, फिर आप ऐसा करोगे तो आपको उबला हुआ अंडा मिलेगा। अच्छा, नहीं उबला हुआ तो नहीं मिल सकता बिकॉज नहीं, अगर देखो लामिस थ्योरम में लिखा है तो तुम्हें लामिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा फिर, बिकॉज योर टीचर हैज डन लामिस थ्योरम, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा T1 प्लस 4T1 3T1, तो 4T1 इज इक्वल टू 20। T1 आ गया 5 न्यूटन, इसको चुपके से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, T2 आ गया 5 √3 न्यूटन, बरोबर है, हो गया। लामिस से वैसे इजी होता है, करूं मैं लामिस से सॉल्व इसको नंदिनी, ये दिल मांगे मोर। चलो इसको लामिस से करते हैं काव्य, ठीक है। ये लिख लिया शौर्य? लामीज में तुम्हें रिजॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एंगल देखना है। तीन फोर्सेस है मेरे पास, पहले मैं देखता हूं T1, तो T2 और 10 के बीच का एंगल कितना है ये वन 150। T2 लिया, फिर उसमें T1 और इसमें कितना एंगल है
120 और 10 लिया, फिर T1 एंड T2 में कितना एंगल है? 90। लो कर लो बात, एक ही स्टेप में आंसर आ गया ये। साइन 150 सबको मालूम है कितना होता है? नंदिनी कितना होता है साइन 150? साइन मुझे 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस 30 साइन 30 विच इज 1/2। गुमराह कर रहे हो? साइन 120 इज साइन 180 माइनस 60 विच इज साइन 60 विच इज √3/2। शौर्य को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज के बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है? साइन 90 इज 1। स्ट्रेट अवे आंसर आ गया। देखो तुम्हारा कितना इजी था लामी थ्योरम, तुम लामी को लात मार रहे थे। लामी से स्ट्रेट अवे दोनों वैल्यूज आ गई। देखो, तो एक बार इसको इक्वेट कर दो, तो T2 आ जाएगा अपना 10 × √3/2। लो साहब, 5√3 आ गया। एक बार इसको उधर ले जाओ, उससे इक्वेट कर दो, T1 5 आ गया। तो दोस्त है तुम्हारा लामी, इससे दोस्ती करोगे तो जल्दी काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम साइड तो है। 147 छोड़ो, वो नहीं कर रहे हैं, घर पे करना उसको। कोई ढंग का क्वेश्चन देखते हैं और। सिक्सटी फोर करो। क्वेश्चन 64, 64। क्वेश्चन 64। हाँ, नहीं, पुल करना है बस। उसकी लेंथ है, आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ेगा उससे, विद द एंगल निकालेंगे शायद यूज हो सकता है। बट बेसिकली इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। You can use Lamy or you can use simple resolving of forces. तो हम्म। इसमें T2 will not be concurrent now. क्यों? So it's going in the opposite direction. कॉन्करेंट का मतलब सेम पॉइंट से पास करना चाहिए, That's डायरेक्शन। it. देखो, डायरेक्शन से फर्क नहीं 1 मिनट, पड़ता. 1 मिनट। T2 इज दिस, T2 इज दिस ऑल्सो। रोप में लगाओ तुम फोर्स, ऐसे कर लो, तो T2 = mg हो गया। mg देने वाली थी. हाँ, वो mg ले लो उसको। mg. बेसिकली T2 mg ही हो गया ना। तो क्या यूज करो, लामिस करो या कुछ और? ये रिजॉल्व करके भी आ जाएगा वैसे तो। रिजॉल्व कर लो या लामिस लगा दो। तो लामीज में T1 के लिए आप कौन सा एंगल लेंगे? T1 के लिए रिमेनिंग टू के बीच का 50 और T2 के बीच का 90। फिर थीटा नहीं लेंगे? नहीं, थीटा तो उसमें आएगा, T2 वाले में आएगा। तो T2 लोगे तो T1 और 50 के 90 प्लस थीटा हो जाएगा वो। मास अपने को दिया है 16 न्यूटन हो गया ना T2। T2 तो वैसे ही पता लग गया, बिना कुछ किए नहीं।
तो मैं अगर T1 लेता हूं तो T1 डिवाइड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल 50 और T2 के। हाँ, मैं लामिस से कर रहा हूँ। फिर T2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, T2 के लिए रिमेनिंग साइन 90 प्लस थीटा, और 50 के लिए T1 T2 के बीच का एंगल ये वाला, ये है 180 माइनस थीटा। ये 1 हो गया। T2 मेरे को पता लग चुका है 60, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, तुम्हें थीटा निकालना पड़ेगा। जो T1 का जो कंपोनेंट है ऊपर की डायरेक्शन में, मैंने लामिस से किया है ना, कंपोनेंट से नहीं किया भाई। नहीं बस लाइक मैं कोई check- बात नहीं, आ जाएगा, देखो घबराने का नहीं है, मैं हूं ना। तो जाएगा साइन थीटा, नहीं लामिस से आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/6, बरोबर है। तो tan थीटा 5/6 आ गया, इसका मतलब tan थीटा हो गया 5/6। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 36 प्लस 25, कितना हुआ ये, √61। देखो एक बार चेक करो, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया ना, तो उससे tan थीटा निकाल दिया, 5/6 आ रहा है। tan थीटा हो गया 5/6, राइट ट्रायंगल बनाया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, 25 प्लस 36 √61 हो गया। तो अब मुझे चाहिए T1। T1 कैसे आएगा, T1 है, T1 है 60/cos थीटा। कॉस थीटा कितना है, इस राइट ट्रायंगल में cos थीटा है Sir, length बेस। of hoop is given. वी डोंट नीड दैट। But sir, you can use it in trigonometry, no? आई एम नॉट यूजिंग इट ना, लामीज नाराज हो जाएगा फिर। अरे, T1 आ गया। वो 2 मीटर लेंथ कैसे यूज करोगे तुम बताओ ना मुझे, एक ही साइड तो पता है तुम्हें उसमें। तो वो रेजोल्यूशन में यूज हो सकती है. नहीं होगी, आई नीड टू नो टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ना। So there is absolutely no point of it. हाँ तो वो जरूरत ही नहीं है उसकी ना, इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू डोंट नीड। सर, हाँ, फिर आई डिडंट अंडरस्टैंड लामीसर में एंगल कौन सा लेना होता है। देखो एंगल, जैसे मैंने T1 लिया तो एंगल विल बी बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। T1 जब तुमने ले लिया तो दूसरे दो रिमेनिंग फोर्स कौन से हैं, 50 न्यूटन एंड T2। उनके बीच एंगल कितना है, 90। बस, अच्छा। बड़े आराम से वही है। रिजॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, रिजॉल्व करके भी यही आएगा, यही आ रहा है। tan theta 5/6 आ रहा है। Sir, हाँ, theta equals to tan inverse 3000. अरे वो क्यों कर रहे हो, tan थीटा राइट ट्रायंगल बनाओ, tan थीटा 5/6, हाइपोटेन्यूज निकालो, cos थीटा sin थीटा आ गया। सर 5/6 आया कहाँ से? वो बिकॉज ये जो T1 का ओ, ये लामिस्वरम लगाई तुमने, हाँ, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, समझ रहा. 6/cos थीटा इक्वल टू 5/sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन को उधर ले गए, 6 को नीचे ले आए, ये आ गया। ठीक है. अगर नहीं आ रहा समझ में तो रिजॉल्व कर लो, बेस्ट है। रिजॉल्व करके ही बता देता हूँ। ये है T1 cos थीटा, ये है T1 sin थीटा, T2 अपना है 60। तो पहली इक्वेशन बन गई T2 cos थीटा इज इक्वल टू 60, दूसरी इक्वेशन बन गई T1 sin थीटा इक्वल टू 50। दोनों को डिवाइड कर दो, वही आ गया। रिजॉल्व करके भी इजी था ये। ठीक है, रिजॉल्व करके भी तो आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी थीटा निकालने की। देखो, जिन लोगों ने रिजॉल्व करके किया है, इन दोनों इक्वेशन को चुपके से स्क्वायर करके ऐड कर दो, सारे पाप धुल जाएंगे, बता रहा हूँ।
देयर इज नो नीड टू फाइंड थीटा. स्क्वायर एंड ऐड. स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो क्या होगा? T1 स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर. तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 2500. आ गया वही आंसर. देयर वाज नो नीड टू फाइंड थीटा. रिजॉल्विंग में स्क्वायर करके ऐड कर दो. अगर कर लिया है थीटा तो फिर राइट ट्रायंगल बना के कर लो. तो अगर तुमने डिवाइड करके थीटा निकाल लिया तो राइट ट्रायंगल बनाओ. tan थीटा दे रखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल लो. cos थीटा भी पता लग जाएगा, sin थीटा भी पता लग जाएगा. ये तरीका होता है. नहीं तो sin cos अगर होता है तो स्क्वायर करके ऐड करना भी इजी होता है. तो हमने दोनों मेथड से कर दिया. तो इक्विलिब्रियम बॉडीज में भी क्वेश्चन आ सकता है. वन वन एट देखो एक बार. क्वेश्चन 118 एंड 131. 118 एंड 131. I think I'm getting the answer. आप कुछ बोल रहे हो? तो म्यूट किया है क्या मैंने? दिस इज द डायग्राम, ठीक है. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is. अब towards the center कौन सा force लग रहा है? टेंशन लग रहा है। बस that's the answer. T is the answer. Net force is T. Because tension force की वजह से ही तो वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में. आंसर इज फर्स्ट पार्ट. बट ये नहीं कि बोल सकते कि T इज इक्वल टू M इंटू है तो नेट फोर्स जीरो हो गया. बिकॉज M इंटू है तो उसका इफेक्ट है. T इज द कॉज. T is causing the particle to move. Don't take M into as force over here. वो उसका कॉज है, इफेक्ट है वो. नेट फोर्स इज T. मतलब इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम है. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो गया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स ये लग रहा है. एंड दिस इज कॉजिंग द पार्टिकल टू मूव. सो F net
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है? टी। करेक्ट? काव्या, नंदिनी, जिया, ये तुमने क्या किया? लास्ट पेज नहीं देखा? उसका फ्लिप करके देखना भाई, क्वेश्चन पेपर को फ्लिप करके देखना हमेशा से, ठीक है? जैसे कोई लिफाफे में पैसे देखता देखता है ना, तो उसको लिफाफे को झाड़ के देखते हैं कि कुछ पैसे तो अंदर नहीं रह गए। तो क्वेश्चन पेपर को इसने एक साइड से देखा, दूसरा देखा नहीं, उसमें भी दो क्वेश्चन थे, वो छूट गए। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं आएगा? ये टी ही तो प्रोवाइड कर रहा है, दिस फोर्स टी। किसकी बात कर, इसी क्वेश्चन की बात कर रही हो? टी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। T is the cause due to which the particle moves in a circular path. The moment you cut the string, the particle will tangentially outward. तो उसका जो velocity है वो tangentially outward हो जाएगी। अगर हम किसी रोप में मास को कनेक्ट करके घुमाएं और रोप सडनली टूट जाएगी, तो क्या होगा? पार्टिकल विल गो टेंजेंशियली अवे फ्रॉम द सर्कल, देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। 131 में देखो क्या हो रहा है। लोएस्ट पॉइंट में एफबीडी बनाया था ना, याद आ रहा है? चीटिंग कर लो। देख लो पीछे इसमें बना होगा। लोएस्ट पॉइंट में क्या था? एम जी डाउनवर्ड था, टेंशन अपवर्ड था, तो नेट फोर्स कितना हो गया था? टी माइनस एम जी। इसने ये मेंशन किया हुआ है, द नेट फोर्स इज द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो लोएस्ट पॉइंट पे तुमने क्या देखा था? लोएस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स हमारा आ रहा था, टी ऊपर की तरफ था, एम जी डाउनवर्ड था, नेट फोर्स था हमारा टी माइनस एम जी, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड था टी माइनस एम जी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हो गया? एम जी माइनस टी, उसका नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, एम जी माइनस टी हो जाएगा ना इसका आंसर लोएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा था? हाईएस्ट पॉइंट पे एम जी वॉज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टी वॉज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, तो दोनों के दोनों फोर्सेस दे वर एक्टिंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना होगा? टी प्लस एम जी। तो उसका भी आंसर वो ऊपर वाला हो गया। mg माइनस टी कैसे हुआ? बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है ना टी माइनस एम जी, बिकॉज टी बड़ा होता है ना, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है ना, तो टी बड़ा होना चाहिए। जिसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो टी माइनस एम जी इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड करोगे तो क्या उसका नेगेटिव हो जाएगा ना फिर वो। सपोज इज अ मास, we apply a force on this mass. As a result, this mass get displaced. Angle between displacement and the force is theta. डायग्राम बनाओ। यहाँ हमने न्यू चैप्टर शुरू करी थी। पूछ के बताओ, तुम बताओ सोच के। ये मतलब मैंने 2 सेकंड नीचे देखा, फिर मैंने ऊपर देखा, तो मुझे दूसरी। सही देखा तुमने। तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है मुझे। अरे। और इस बार 15 अगस्त भी 15 तारीख को है। 15 मतलब फ्राइडे को है। तो मेरी एक क्लास तो वैसे ही कम हो गई। तो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट 28 के पहले वर्क पार यानी तक ढंग से हो जाए। रोटेशन तुम कर ही लोगी नोट से, है ना? कर लोगी?
तो if you apply a force in a body and the body moves in a direction not perpendicular to the displacement, I mean not perpendicular to the force, then we say work is being done. लिखो, डायग्राम बना लो पहले. स्कूल वाले बहुत रश करते हैं नेसेसरी. इनको सिर्फ अभी सितंबर को एग्जाम में अप टू वर्क पावर एनर्जी देना चाहिए था. रोटेशन बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये लोग. सर हमारे में ग्रेविटेशन की सिर्फ डेरिवेशंस आ रहे रोटेशन के, हैं रोटेशन, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का. अच्छा, हमारा ग्रेविटेशन शुरू होने वाला है। ये कैसे खत्म कर देते हैं जल्दी स्कूल में. हमें 4 घंटा बैठ के वो जो बैंकिंग वाला है उसका डेरिवेशन करवाया। वो तो मैं तुम्हें नोट्स में भेजा था ना, आई एक्सप्लेन ऑल्सो. वो जीएम में तुम्हें कराया था उस दिन, आगे आया था वो एग्जाम में. क्या? रोटेशन वो वाला, बैंकिंग ऑफ रोड, हाँ, बैंकिंग ऑफ फ्लोर आया था। आ गया था, कर दिया ना. हाँ हाँ। चलो गुड. वो मैं इसमें वर्क पावर में करा दूंगा. वो अगर वो इसी में करना है तो इसमें कर लो पहले, फिर बाद में कर लेना. वो आई डू इन द दिस पार्ट. इसी वो कर लो पहले या फिर ना, पर एनसीईआरटी ने उसको पहले दे रखा है. काटो उसको फिर. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. तुम लोगों ने साइकिल तो चलाई है, सब लोगों ने गिरे भी होंगे नहीं. तो when you take a turn, then you must have noticed that you move slightly away from the normal. अपनी वर्टिकल पोजीशन थोड़ा सा हम बेंड हो जाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट ऑन द रोड. मोटो बाइक उसमें तुमने मोटो क्रॉस जो रेसिंग वाली बाइक्स होती है उसमें देखा होगा कि एट द टर्निंग दे ऑलमोस्ट टचिंग, द नीज आर टचिंग द ग्राउंड, रोड को, है ना. जितना ज्यादा वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द रोड उतनी ही स्पीड से वो टर्न कर सकता है. क्या रीजन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज स्मूथ रोड, फ्रिक्शन इज नॉट देयर. तो इफ a cyclist is taking a turn with velocity v and circular radius r, तो साइक्लिस्ट को ना नॉर्मल से वर्टिकल डायरेक्शन थोड़ा बेंड करना पड़ता है. So this is a cyclist, mass is m, mg is acting vertically downward, and this is a normal reaction. Cyclist is bending away from the normal by angle theta. Diagram बनाओ. A cyclist of mass m taking turn in a circular path of radius r with velocity v without skidding. A cyclist of mass m taking turn in a circular path of radius r with velocity v without slipping or skidding. सर एक और बार A cyclist बोलो। taking a turn in a circular path of radius r with velocity v without slipping. स्लिप नहीं होना चाहिए. एग्जाम है फिजिक्स का 28 को. नहीं दीक्षा, साइकिल चला रही हो तुम आजकल? जाता ही नहीं है। साइकिल नहीं आती? आनी चाहिए भाई साइकिल तो साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर टर्न के लिए. सो दैट्स व्हाई इट्स नीडेड दैट सम काइंड ऑफ component of normal reaction provides that centripetal force. हमने यहाँ पे अज्यूम किया फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. सम फ्रिक्शन वुड बी देयर, बट मान लो बरसात होगी और फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट नील, तो शी और ही हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो वर्टिकल से वो बेंड हो गया. तो एन के कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं. एन को रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा एन cos थीटा एंड दिस विल बी एन sin थीटा. ये रिजॉल्व हो गया. एन को हटा देते हैं. We are resolving n in two directions, vertically upward, vertical direction, horizontal direction.
सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. व्हाई द फोर्स विल बैलेंस? साइकिल जंप थोड़ी कर रहा है ऊपर नीचे सर्कस की तरह. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आर बैलेंस. द मोमेंट यू सी, नॉर्मल रिएक्शन तभी एक्ट करता है जब टू टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट. अगर साइकिलिस्ट लिफ्ट हो गया रोड से तो एन तो जीरो हो जाता है. एन वुड बी देयर एज लॉन्ग एज देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू. अब अनबैलेंस फोर्स के, अनबैलेंस फोर्सेस n sin theta. N sin theta is unbalanced force which will provide required centripetal force. Unbalanced force है n sin theta, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. हमने यूज कर लिया summation of forces equal to mass into acceleration. We're using summation of forces equal to mass into acceleration. So n sin theta equal to ma. But what is a? सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन कितना होता है? v² है. राइट. अब चुपके से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो. एम से एम कट जाएगा. तो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा. सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा. सो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट हैज टू बी लेस और इक्वल टू आर जी टैन थीटा अगर उसको हॉस्पिटल नहीं जाना है. क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टैन थीटा से ज्यादा हुई तो शी और हिल डेफिनेटली skid or slip. So when friction is not there, this is the maximum velocity by which a cyclist could take a turn without slipping or skidding. Now you see, यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे v is proportional to रूट tan थीटा आ रहा है ना? थीटा tan की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज होती है. तो जितना ज्यादा थीटा बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा वो मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग आती जाएगी. इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो मोटोक्रॉस होती है, बाइक रेसिंग होती है, उसमें ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड. बिकॉज जितना थीटा बढ़ता जाएगा उतना ही वी बढ़ जाएगा. ये होता है. मतलब तुम ऐसे बैठ के टर्न नहीं ले सकते कभी साइकिल पे, यू कांट. सर हाँ, वेलोसिटी बहुत कम है तब भी तो वो गिर जाएगा साइक्लिस्ट. तो वो तो बोल रहा हूँ वी इज प्रोपोर्शनल टैन थीटा, अंडर रूट टैन थीटा. मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग? तो सर आपने v इज लेस देन इक्वल टू आर जी tan थीटा लिखा है. हाँ, तो आर जी टैन थीटा इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच अ साइक्लिस्ट कैन टेक टर्न विदाउट स्लिपिंग. स्लिपिंग की बात कर रहे हैं. वो जब पैडल ही नहीं चलाएगा तो खुद ही गिरेगा वो तो वो वाला कंडीशन नहीं ले रहे हम मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न करने की बात कर रहे हैं. कि अगर रूट आर जी टैन थीटा से ज्यादा वेलोसिटी होगी तो हॉस्पिटल पहुंचना निश्चित है, फॉर श्योर. तो इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है 2 मार्क का. किया है स्कूल में? किया होगा, तुम्हें याद नहीं है ये अच्छा वही चल रहा है अभी. तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है वहां पे. अब ध्यान देते हो वहां पे. राइट. अब क्या हुआ, साइकिलिस्ट तो बैंड हो जाएगा, मोटरसाइकिलिस्ट भी बैंड हो जाएगा. नहीं, अब गाड़ी चलाने वाला क्या करेगा भाई? कोई 4 व्हीलर चला रहा है, उसको टर्न लेना है तो वो क्या करेगा? बोलेगा उठा दे, 2 लोगों को उठा के बोलेगा तो टायर को लिफ्ट करो एक साइड से. वो तो पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी. तो अगर एक कार 4 व्हीलर टर्न ले रहा है,
So what is the friction required so that he can take turn without skidding? तो हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं अब, जो कि बेंड नहीं हो सकता, जो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है वो वाली। मतलब इस बार नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बट अगर फ्रिक्शन की तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है तो पहले अज्यूम करो फ्रिक्शन नहीं है। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, और कोई गाड़ी वाला टर्न ले रहा है, तो मुझे बताओ कि वो किस डायरेक्शन में स्किड करेगा। वो ऐसे जा रहा है, ही इज टेकिंग टर्न इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, सर्कल ऑफ रेडियस आर। किस डायरेक्शन में स्किड करेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड? क्या बात कर रही हो, ऐसा मत बोलो। स्किड का मतलब क्या होता है? स्लिप कर रही है गाड़ी हाँ बहुत। तो अंदर की तरफ ही तो जाते हैं सर्कुलर। ऐसा मत बोलो, कभी ट्राई कर लेना, तुम्हें ट्राई कराना पड़ेगा फिर सर तो। लेकिन जब गाड़ी चलाते हैं तब हाँ, कार अंदर की, नेवर। whenever you drive a car with a very high speed and friction या is इट गोज द there, अदर वे, फिर वी फॉल इनवर्ड्स, द कार गोज द अदर वे। ठीक है। स्किडिंग और टॉपलिंग में क्या डिफरेंस होता है? वो देखो ऐसा है, ओवर टर्निंग जिसकी बात कर रहे हैं ना, ओवर टर्निंग में क्या होता है, ओवर टर्निंग भी हमेशा ऐसे होती है। अगर सपोज कोई ट्रक है, हैवी ट्रक है, और वो टर्न ले रहा है एंड फ्रिक्शन इज नॉट गुड इनफ, तो नॉर्मल रिएक्शन, सपोज यहाँ पे N1 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 है, तो सबसे पहले क्या होता है, N1 जीरो हो जाता है। N1 जीरो का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इंटीरियर टायर इज जीरो, मतलब ये टायर ग्राउंड से लिफ्ट हो गया। तो जब ये टायर ग्राउंड से लिफ्ट हो गया तो N1 जीरो हो गया। तो अब ओवरटर्न कैसे करेगा? ओवरटर्न इज ऑलवेज आउटवर्ड। जब भी कोई ट्रक मूव कर रहा है, व्हीकल टर्न कर रहा है, तो इनवर्ट टर्न नहीं होता कभी, हमेशा आउटवर्ड होता है। नहीं होता ये। अभी हम इसको फॉर्मूले से शो करेंगे कि अंदर वाला नॉर्मल रिएक्शन छोटा होता है, बाहर वाला बड़ा होता है। तो जब भी ओवर टर्निंग होगी, हमेशा अंटीरियर टायर में रिएक्शन जीरो हो गया, मतलब उसने ग्राउंड से टच खो दिया, तो वो टर्न होके बाहर की तरफ गिरता है। वो तुम वो लग रहा है सेंस, कॉमन सेंस से ऐसा लगता है, बट एक्चुअली होता अदर वे अराउंड है। हमेशा स्किडिंग एंड ओवर टर्निंग इज ऑलवेज आउटवर्ड, क्योंकि जो इंटीरियर वाले टायर होते हैं उसमें नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है। तो ओवर टर्निंग इज दैट वे। ये रोटेशन में करेंगे हम ओवर टर्निंग। तो अब क्या हो रहा है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्किड इधर करेगा, तो मतलब लाइकली मोशन इधर है। अगर तुम्हें मेरे में विश्वास नहीं है तो गाड़ी चला लेना जब रफ सरफेस हो बहुत स्पीड पे, और टर्न लेके देख लेना क्या होता है। काव्या कर रहे, मुझे लगा काव्या गई है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इट इज ऑलवेज दिस वे, तो मोशन का आउटवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, ऑपोजिट टू मोशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। स्किडिंग के ऑपोजिट है, फ्रिक्शन विल स्टॉप स्किडिंग, रोकेगा वो। तो अब क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो गए, एन इक्वल टू mg। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज अ नेट फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां हम यूज कर रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एफ क्या होता है, एफ इज मी इंटू एन। ए क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। एन को सब्स्टिट्यूट कर दो, एम से एम काट दो, वी आ गया अंडर रूट म्यू आर जी। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो वी कैन टेक अ टर्न विद हाई स्पीड विदाउट गेटिंग स्किड। बिना स्किड किए हुए टर्न पॉसिबल होगा इफ इनफ फ्रिक्शन इज देयर। तो तुमने कई बार देखा होगा रोड पे ना, डामर के जो रोड थे ग्रेवल्स लगा देते हैं उसमें ताकि इसमें फ्रिक्शन आ जाए।
जहाँ जहाँ टर्निंग होता है रोड पे वहां पे ग्रेवल भी लगा देते हैं, डामर के ऊपर फिक्स कर देते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेवल्स लगा देते हैं रोड पे, मतलब डामर के ऊपर ना इस तरह से ग्रेवल्स स्टिक कर देते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड है। यस, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग। So isn't it maximum and minimum? मिनिमम कैसे हो गई? मिनिमम तो कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेफेस्ट नहीं होती, सेफेस्ट वो अलग चीज होती है। नहीं, वो अलग चीज, वो सब बैंकिंग में आएगा। एक होगा विदाउट फ्रिक्शन, एक आएगा विद फ्रिक्शन। तो अगर बिना स्किड किए हमें टर्न लेना है तो दिस इज द वेलोसिटी, मतलब v हैज टू बी लेस देन दिस अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू की जगह tan थीटा था वहां पे। अब क्या होता है कि व्हेन इन रेनी सीजन फ्रिक्शन कम हो जाता है बिकॉज रोड्स आर वेट। तो जहां जहां टर्न होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, रोड्स को बैंक कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ये आएगा 3 to 5 मार्क। 5 मार्क का आएगा तो न्यूमेरिकल के साथ आएगा, अदरवाइज 3 मार्क का आएगा। तुम्हारे कितने आता जी ये? 3 मार्क। चलो न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ वो डिराइव करना आएगा ना। ठीक है। अच्छा हुआ उस दिन तुम आ गई, संडे तुम छुट्टी मनाती ना, तो वैसे नहीं। ये भी जाना चाह रही थी उस दिन, नंदिनी रोक लिया इस किसी किसी तरह से मैंने। अच्छा हुआ ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दी मैंने, वो आ गया क्वेश्चन। राइट, तो इसका डायग्राम देखो पहले एक बार। दिस इज अ रोड जिसका रेडियस है सर्कुलर पाथ का r, और हमने आउटर पार्ट ऑफ द रोड को इंक्लाइन कर दिया थोड़ा सा, 5 डिग्री 6 डिग्री लाइक दैट, 10 डिग्रीज, नॉट बियॉन्ड दैट। तो आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज स्लाइटली अपिश कंपेयर टू इनर पार्ट। So this is a road which is banked by angle theta, and this is a vehicle whose mass is m, and it's taking a turn with speed v in a circular path of radius r. सर क्या आप स्टेटमेंट वापस से बोल सकते हैं? ये आएगा कि derive the formula। नहीं नहीं, the one that you said अभी अभी की गई। हाँ, consider a vehicle of mass m, consider a vehicle of mass m taking a turn in a circular path of radius r, in a circular path of radius r with speed v. Road is banked by an angle theta. Road is banked by an angle theta, and friction is mu. Coefficient of friction is mu. तो अब यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन mg को रिजॉल्व नहीं करना है। मैंने बताया था ना, इंक्लाइंड सरफेस हम जनरली क्या करते हैं कि हम mg को रिजॉल्व करके लिखते हैं। हम यहाँ पे mg को वर्टिकली ही ले लेंगे। विल रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस। तो mg ही लेना है, mg cos थीटा sin थीटा नहीं करना है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, एंड वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। स्किड आउटवर्ड होता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा।
ये चीज याद रखना, फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड बिकॉज द व्हीकल वुड बी having a tendency to move away outward. The friction will be like this. तो बेसिकली कितने Sir, फोर्स, हाँ, skids outward. यस, सो फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू इट. सिर्फ 3 फोर्सेस हमें शो करने, mg sin थीटा cos थीटा मत लेना. अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू हैव अ लुक एट द एंगल्स. दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। क्या बात कर रहे हो, थीटा हुआ ना ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर. और मुझे दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो, दिख नहीं रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी. दिस इज थीटा, हाँ ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ तो ये है थीटा. देख लो कोई डाउट है तो इसमें देखो. थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर, 90 माइनस थीटा, तो थीटा. क्या हुआ शौरन, ज्यादा हुए आज? ओवरडोज ऑफ फिजिक्स. अब n को रिजॉल्व करो. n का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा. ये गया, मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको हटा दिया, n को रिजॉल्व कर दिया. बोलो. ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये वाला कैसे थीटा हो गया? ये कितना हुआ है बताओ, ये 90 है ये पूरा, हाँ वो वाला 90 माइनस तो थीटा हो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो फिर गया। थीटा तो हुआ फिर ये 90 है, ये भी 90 है, 90 minus 90 ये भी minus 90 है. ओ अच्छा ठीक है। अब f को रिजॉल्व कर लेते हैं. f थीटा के साथ कितना हो जाएगा, cos, और ये हो जाएगा f sin थीटा, एंड f भी रिजॉल्व हो गया. इसमें कोई डाउट है तो पूछो. मैं इसी डायग्राम को हल्का सा दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए क्या हो रहा है. ये जो फोर्सेस हैं वो हैं n sin थीटा प्लस f cos थीटा. वर्टिकल डायरेक्शन में है n cos थीटा, वर्टिकल डाउनवर्ड में है f sin थीटा एंड mg. ये फोर्सेस हैं. वही ट्रक या व्हीकल जो है वो रोड पे जंप तो कर नहीं रहा है? तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे. अनबैलेंस फोर्स सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स को बैलेंस कर देते हैं. चाहो तो यहाँ लिख लो, वर्टिकल डायरेक्शन n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, f sin थीटा प्लस mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है. इन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया. f क्या होता है लेकिन, म्यू इनटू एन। म्यू इंटू एन, तो इसको यहीं पे रिप्लेस कर दो, और n की टर्म को लेफ्ट में ले आओ. ये आ गया. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट कर दिया. n की टर्म को एक साइड में लेना, दिस इज द की पॉइंट. व्हाइल यू डिराइव दिस, n की टर्म इकट्ठी कर लेना, f को म्यू n लिखने के बाद ऑन वन साइड. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी हैव नेट फोर्स
विच इज हाउ मच, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे हम यूज कर रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये फोर्स जो है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो तुम्हारा मतलब दिव्या का अर्लीस्ट है 28 को, बाकी लोगों का तो सितंबर में है ना सभी का। मेरा 29 को है। चलो एक दिन में कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो बट गुड, पॉजिटिव बी, वन शुड बी पॉजिटिव। तुम्हारा फोर्थ को है, मतलब तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी तक ही आ रहा है बस। कितना आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? बस पावर भी नहीं आ रहा है। हाँ तो हो ही जाएगा, तब तो बढ़िया से हो जाएगा। इसका तो रोटेशनल भी आ रहा है, पूरा रोटेट हो चुकी है 180 से ये। और मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में 2 दिन है, सैटरडे संडे। तुम कर लोगे, तुम पूरे साल से पढ़ रही हो। बट वो बैठ के सब रिवाइज करना पड़ता है। हो जाएगा। देखो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट सॉलिड है तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। और कॉन्सेप्ट रट के फिजिक्स नहीं कर सकते तो रटेगा वो तो फेल होना ही होना है। तो तुमने देख भी लिया होगा कितने बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं अभी। तो एफ को वापस म्यू इंटू एन से रिप्लेस करो और चुपके से एन कॉमन ले लो। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड एक्सेलेरेशन कितना है, वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक एक बार दोबारा से देख लो ताकि ये अभी याद हो जाए, आज ही याद हो जाए। क्योंकि ये तो करना तो है ही तुम्हें, या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा, दोनों आएंगे। दोनों आएंगे तो 5 मार्क का आएगा ये। एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा नहीं करना था इसमें, हमें सिर्फ एम जी लेना था वर्टिकल डायरेक्शन में, एन को रिजॉल्व करना था और फोर्स फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना था। हमें v निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे अब। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1। तो मैं राइट साइड को लेफ्ट में लिख रहा हूं पहले, इंटरचेंज कर दिया मैंने ये। राइट साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो। राइट साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करो। तो ये बन जाएगा tan थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा। So basically, this is the formula for the maximum velocity without skidding. अगर न्यूमेरिकल आता है कि विदाउट वेयर एंड टेयर इन द टायर व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, तो उसमें म्यू को 0 डाल देना। अगर न्यूमेरिकल में आता है विदाउट वेयर एंड टेयर इन द टायर, मतलब म्यू शुड बी 0। तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी विदाउट एनी वेयर एंड टेयर।
then those questions of, like there's a person standing on a weighing machine on inside a lift which is accelerating upward and downward, then what is the reading of the spring balance of the, all that, वो कैसे करते हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकता है. So इस चैप्टर का पार्ट. हाँ, लॉज ऑफ मोशन के तो पार्ट है वो. सपोज there's a lift and there's a weighing scale and a person standing on it, and lift is accelerating upward with acceleration a. फिर ये हम कर नहीं चुके हैं. ये तुम एक्स्ट्रा क्लास में वहां पे कर चुकी हो, नहीं किया. यहाँ नहीं किया ना हमने. ये उसको जिया को करवाया था ना उस दिन, एक्स्ट्रा एग्जाम था तो आया था ऐसा कुछ. हाँ, इसका भी एक 1 मार्कर आया था शायद. चलो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर तुमने बहुत हाँ वो गलती कर दी बस. हाँ. पेज चेंज करके नहीं देखते हो तुम्हारी, है ना. घर मतलब सिर्फ पर मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है. मेरी क्लास में 2 और बच्चे हैं और एक और सेक्शन में ऐसे होने वाला था, पर उनकी टीचर ने उन्हें बता दिया था कि पीछे भी क्वेश्चन. ओ, तो अब ये लिफ्ट में ये भी हो सकता है कि देयर इज अ स्प्रिंग बैलेंस एंड देयर मास इज हैंगिंग, ये भी हो सकता है. तो इसमें क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन अपवर्ड हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड हो जाएगा, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो क्या आएगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी एम जी प्लस एम ए, बढ़ जाएगी एक्चुअल रीडिंग से. जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही रीडिंग ज्यादा आएगी. इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, यहां पे अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, मैं वेइंग मशीन पे बना रहा हूँ, एम जी डाउनवर्ड. वैसे जितना नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पे लग रहा है वो तो रीडिंग है उसके, तो एन माइनस एम जी, बात वही है, एन आ जाएगा जी प्लस ए इंटू एम. तो अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग अप इज द सेम एज डीसेलरेटिंग डाउन. देखो डाउनवर्ड माइनस ए हो जाएगा ना उसका, वो एक्सेलरेटिंग अप इज द सेम एज डीसेलरेटिंग डाउन. तो हमेशा रीडिंग ज्यादा ही आएगी, बना लो लिख लो उसको. लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है स्पीड, What do you mean decelerating down? डीसेलेशन डाउन मतलब नीचे लिफ्ट जा रही है लेकिन उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो उसका सेम एज एक्सेलरेटिंग अप, Oh, तो उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा. लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो फिर उसमें क्या होगा, तो बैलेंस आउट हो जाएगा. नहीं ए जीरो हो गया ना. हाँ, तो टी और एम जी, ओ एन और हाँ, एम. ए को जीरो डाल देना उसमें, हाँ, टी मतलब रीडिंग वुड बी सेम एज द ओरिजिनल. एन इज द अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट तो टी है ना. नहीं, लिफ्ट में एन है ना. हाँ, देखो अगर स्प्रिंग बैलेंस है उसमें हैंग किया हुआ तो टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग आती है. वेइंग स्केल है तो उसमें नॉर्मल डायरेक्शन से रीडिंग आती है, बात एक ही है. अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है फिर क्या होगा, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड में एम जी विल बी ग्रेटर देन टी. तो इस बार रीडिंग क्या होगी, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए. तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी लेसर. एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड सेम एज डिसेलरेटिंग अपवर्ड. और ये भी आ सकता है फ्री फॉल, फिर क्या होगा, फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी हो गया, टी वुड बी जीरो. वेटलेसनेस है ना, नो टेंशन. लेकिन लिफ्ट में जो है उसको टेंशन हो जाएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर शुड बी नो फ्री फॉल इन द लिफ्ट.
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा हो चुका है खत्म। कमिंग वेडनेसडे तुम लोग टेस्ट दोगे इसका। सर आप इसके और नहीं कर पाओगे क्वेश्चन? अभी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को पहले वर्क एनालिसिस कराना है। बाद में करवा दोगे? हाँ बाद में तो जितने तुम चाहो उतने करा दूंगा मैं। अभी सिलेबस भी खत्म करना है ना, बात ये है। जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस है उनको तुम कुछ ट्राई करो खुद से, और बाकी एनी अदर असाइनमेंट योर स्कूल पीपल मस्ट हैव गिवन टू यू उस पे ट्राई करो। तो ये कौन स्कूल में भी करवाया नहीं टीचर। है? अच्छा। हाँ तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे अब क्लियर हो गए ना। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तुम यू कैन आंसर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज दिस अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर 15th तक ग्रेविटेशन हो जाएगा। देखो रोटेशन भी आ रहा है क्या तुम्हारा? हाँ। हाँ तो सेवन। रोटेशन रोटेशन हो जाएगा। ग्रेविटेशन के मैं तुम्हें लेक्चर ना भेज दूंगा अलग से लास्ट ईयर के, और मैं बता दूंगा क्या क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है? बस वो कर सर लेना। आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना आता है? हाँ वर्नियर कैलिपर में दो चीजें होती हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन सर स्केल मेरे को होता है। आता है, मैंने आज ही किया है, हमने आज उसमें लीस्ट पूरा। काउंट निकालो पहले। लीस्ट काउंट होता है नंबर ऑफ, 0.1। नहीं वो तो होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का? द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बट वीएस। सर वो तो गिवन ही होता है। नहीं नहीं, हर वर्नियर स्केल का अलग अलग होगा वो। तो सर हमारा स्पेसिफिक ही है। हाँ वो तो गरीब स्कूल है क्या तुम्हारा? एक ही वर्नियर स्केल है? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, सबका अलग भी हो सकता है। सर न्यूमेर हमारे टीचर ने बट बोला सेम न्यू ही है। न्यूमेरिकल में आएगा तो कैसे करोगे? सर वो अब कंप्यूटर्स के लिए बाद में होगा, वो अभी थोड़ी ना। अदरवाइज होता है 1 MSD। टीचर ने बता रखा है वैसे, अच्छा इट्स अच्छा लाइक ठीक है। रिटन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन वर्नियर स्केल ये होता है इसका लीस्ट काउंट। स्कूल गॉज भी करना होगा तुम लोगों को है? हाँ तो मैं बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर, क्योंकि उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर भी कर यू लेना। डिडंट डू इट इन स्कूल? माय टीचर डज नॉट टीच। वो बस हम बस लैब गए, बेटा कर लो, अब मुझे आता नहीं है, मैं क्या करूँ। चलो इफ ठीक यू है। डोंट अंडरस्टैंड आई कैन हेल्प अगली यू। क्लास वेडनेसडे को होगी हमारी, अगेन फॉर 2 आवर्स, ठीक है? थैंक ओके यू सर। सर कब होगी? वेडनेसडे 2 आवर्स। ओके। और सर टेस्ट भी वेडनेसडे को है? हाँ बिफोर द क्लास, या ऑनलाइन जिसको देना ऑनलाइन दे देगा। ओके सर। ओके। ये आज का सारा रिवाइज कर लेना तुम लोग, ठीक है? एंडिंग द क्लास। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक सर। यू सर।